हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, डेट इज़ फेजर डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट डिफरेंट लोड। तो कैसे हम फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे ट्रांसफार्मर का एट डिफरेंट लोड, वो हम आज सीखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो डेट इज़ ए ट्रांसफार्मर, हमारा ट्रांसफार्मर है। दिस इज़ योर प्राइमरी वाइंडिंग, दिस साइड इज़ प्राइमरी वाइंडिंग। ये वाली हम जब प्राइमरी साइड में सप्लाई वोल्टेज एसी सप्लाई देंगे, this is V1 supply voltage, I1 is your primary current, R1 is resistance of your primary winding, and X1 is your leakage reactance of your primary winding. This is EMF induced in the primary winding, phi is your main flux, and these are the quantities related to your secondary winding. तो जैसे आपको पता है कि जैसे हम सप्लाई देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में तो करंट फ्लो करेगा इस प्राइमरी वाइंडिंग में। इसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो एक अपना MMF बनाएगा प्राइमरी वाइंडिंग में। प्राइमरी वाइंडिंग में जो MMF बनेगा डेट इज N1 I1। दिस MMF विल क्रिएट ए फ्लक्स फाई, मेन फ्लक्स फाई क्रिएट होगा क्योंकि दिस फ्लक्स फाई इज ऑफ चेंजिंग, डेट इज गिवन बाय फाई m sin ओमेगा टी। दिस इज ऑफ चेंजिंग इन नेचर। तो क्या होगा, इस फ्लक्स की वजह से वेन एवर अ फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल चेंजेस, इस प्राइमरी में EMF इंड्यूस होगा E1। सेम फ्लक्स लिंक कर रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, तो इसमें भी EMF इंड्यूस होगा E2। और जैसे ही आप यहाँ पे लोड लगाओगे सेकेंडरी साइड में तो आपका करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। डेट इज़ अ सिंपल यू कैन से वर्किंग ऑफ यूर ट्रांसफार्मर। तो हमने जो करना है कि फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ट्रांसफार्मर का, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इस साइड में प्राइमरी साइड में KVL इक्वेशंस को हम लिखेंगे। दिस साइड, ये जो है प्राइमरी साइड में, इसमें हम KVL की इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर आप KVL इक्वेशन लिखने की कोशिश करोगे यहाँ से प्राइमरी साइड में, दिस इज EMF इंड्यूस्ड, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज। अगर मैं KVL लिखूँ सो दिस विल बी दी I1 R1 प्लस J I1 X1 this side plus E1 minus V1 equal to 0. These all are phasor quantities. Okay, तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आती है प्राइमरी साइड में, that is V1 is equal to E1 plus I1 R1 plus J I1 X1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, प्राइमरी साइड में इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम के ऊपर। सिमिलरली जब आप सेकेंडरी साइड में इक्वेशन लिखोगे KVL की, ठीक है, सेकेंडरी साइड में इक्वेशन लिखोगे KVL की, इट विल गिव यू वैल्यू I2 R2 प्लस J I2 X2 प्लस V2 minus E2 equal to 0. So means we will get E2 is equal to V2 plus I2 R2 plus J I2 X2. This is our equation number 2. So we will now try to draw your phasor diagram at different loads. So first of all we will start our phasor diagram at lagging power factor load, at lagging power factor load, or you can say your load is of inductive in nature because our mostly loads are inductive in nature. So कैसे ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम, ये हमने समझना है। तो भी बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनेगा इसका फेजर डायग्राम। अब हमें पता है कि जब भी हमें किसी का भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो हमें एक रेफरेंस लेना होता है। तो रेफरेंस उस क्वांटिटी को लिया जाता है जो कॉमन है। सिमिलरली इन ट्रांसफार्मर वी हैव अ फ्लक्स फाई विच इज़ कॉमन टू बोथ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। सो सबसे पहले हम इस फ्लक्स को ड्रॉ करेंगे एज ए रेफरेंस। ये भी हमें पता है कि जब ये फ्लक्स फ्लो करेगा प्राइमरी वाइंडिंग में तो क्या होगा, क्योंकि ये फ्लक्स चेंजिंग है, तो जब ये लिंक करेगा प्राइमरी वाइंडिंग के साथ सो इट विल इंड्यूस्ड एन
ईएमएफ इन दी प्राइमरी वाइंडिंग। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज गिवन बाय EM1 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यानी कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है प्राइमरी वाइंडिंग में और ये जो फ्लक्स है फाई दैट इज फाई एम साइन ओमेगा टी, तो ये ईएमएफ इस फ्लक्स से लैग करेगा 90 डिग्री। इसके बाद जब भी हमने ड्रॉ करना है वी हैव टू ड्रॉ ईएमएफ E1 विच इज लैग्स बिहाइंड दी फ्लक्स बाय 90 डिग्री, क्योंकि अब यही सेम ईएमएफ लिंक कर रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ भी, तो उसमें भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज गिवन बाय EM2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यानी कि सेकेंडरी में भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी फ्लक्स से लैग करेगा। तो नाउ ड्रॉ E2 विच इज लैग्स बिहाइंड दी फ्लक्स फाई बाय 90 डिग्री। तो E2 की डायरेक्शन भी हम सेम रखेंगे जो हमारी E1 की डायरेक्शन है। अब बात आती है कि E1 को बड़ा रखना है कि E2 को, इट विल डिपेंड अपॉन कि नंबर ऑफ टर्न्स N1 बड़ी है कि N2 बड़ी है। इफ़ योर नंबर ऑफ टर्न्स N1 इज ग्रेटर देन N2 देन वी कैन से E1 इज ग्रेटर देन E2 एल्स अपोजिट। इसके बाद अगर हम ड्रॉ करें हमें पता है अगर मैं इस E1 को जस्ट अपोजिट ऑफ ड्रॉ करूं दिस इज योर माइनस E1। यहाँ पे माइनस E1 का मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ E1 इज अपोजिट। ये क्यों दिखाई जाती है? अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये देखें एज पर लेंजिस लॉ, एज पर लेंजिस लॉ अगर हम आए ये जो E1 है इसकी डायरेक्शन इज अपोजिट टू V1। ठीक है, तो अगर हमने लिखना है अगर सिंपल लिखूं तो V1 इज इक्वल टू माइनस E1। क्यों माइनस E1 का मतलब क्या है कि इट विल शोज दी डायरेक्शन कि V1 की डायरेक्शन E1 के अपोजिट है एज पर लेंजिस लॉ। ठीक है, तो इसका केवीएल से कोई लेना देना नहीं। तो एज पर लेंजिस लॉ हम डायरेक्शन ऑफ V1 को अपोजिट दिखाना होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे जस्ट अपोजिट दिखा रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या ड्रॉ करेंगे हम डेट विल सी। अब हमें पता है हमने पढ़ा हुआ है कि नो लोड करंट जो होता है I नोट, नो लोड करंट इट इज ऑफ वेरी इंडक्टिव इन नेचर। इसका जो नेचर होता है वेरी इंडक्टिव मीन्स जो I नोट होगा डेट विल लैग्स V1 बाय नियरली 70 टू 80 डिग्री के आसपास लैग करता है हमारा नो लोड करंट सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है, तो जब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माइनस E1 जस्ट अपोजिट दिखा रखा है हमने, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो I नोट बनेगा दैट इज नियरली लैगिंग बिहाइंड दी V1 बाय एंगल 70 टू 80 डिग्री। नेक्स्ट जो हमने ड्रॉ करना है डेट इज दिस V2। अब अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन में V2 क्या है, ठीक है, और E2 क्या है। अगर मैं E2 को रेफरेंस लूँ, अगर आप ध्यान से देखो अगर मैं E2 को रेफरेंस रखूँ तो ये कुछ इंडक्टिव नेचर है वाइंडिंग का। यहाँ से अगर आप देखो ये देखो अगर आप ये एक इंडक्टिव नेचर है वाइंडिंग का, R2 और X2 एक इंडक्टिव नेचर है वाइंडिंग का। तो क्या होगा V2 की जो डायरेक्शन होगी वो E2 से हमेशा लैग बनेगी, हमेशा लैग। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इंडक्टिव नेचर ऐड हो रहा है। तो ये हम V2 को जब ड्रॉ करेंगे यहाँ से डेट इज ऑफ लैगिंग बिहाइंड E2। तो यहाँ तक आप लोगों का फेजर डायग्राम हर बार सेम बनेगा आइदर ऑफ एनी टाइप ऑफ लोड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव लोड की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव लोड की यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर की। तो यानी कि जो लोड करंट है I2 सेकेंडरी साइड में डेट इज लैग्स वोल्टेज V2 बाय एन एंगल ∅2। यानी कि अगर ये V2 है तो मेरे को I2 जो अब ड्रॉ करना है डेट इज लैग्स बिहाइंड दी वोल्टेज V2 बाय एंगल
I2, बिकॉज हमारा जो लोड है वो इंडक्टिव नेचर का है। अब हमने ड्रॉ करना है ये वाली इक्वेशन को, ये वाली ध्यान से देखिए। अब हमने V2 में ऐड करना है I2 R2, है ना, एज पर दिस इक्वेशन। ये रही इक्वेशन, हमें V2 में ऐड करना है I2 R2। अब हमें पता है I2 R2 क्या है, अगर आप ध्यान से देखो I2 R2 ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस रेजिस्टेंस। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होती है डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट होता है। जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो अब यहाँ से देखें अगर हम, ये रही I2 की डायरेक्शन, तो I2 R2 की डायरेक्शन हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ I2 रहेगी। तो हमने क्या करना है, V2 में ऐड करना है I2 R2। तो जिस डायरेक्शन में I2 है इसके जस्ट पैरेलल में मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँगा, दैट इज I2 R2 इन द डायरेक्शन ऑफ I2 के पैरेलल में होनी चाहिए ये लाइन। नेक्स्ट हमें ऐड करना है एज पर इक्वेशन, ध्यान से देखो, ऐड करना है I2 X2। अब I2 X2 क्या है, ये इंडक्टिव है और हमें पता है अगर इंडक्टिव वोल्टेज की बात करें I2 X2, तो इसमें क्या होता है, करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करती है। तो अगर ये करंट है तो ये वोल्टेज होगी जो लीड करेगी। अब यहाँ पे आए अगर हम ध्यान से देखें तो ये रहा मेरा I2, ये मेरी I2 रही। तो I2 X2 किधर होगा, इससे लीड करता हुआ, लीड किधर चलना है हमने, एंटी क्लॉकवाइज, लैग किधर चलना है, क्लॉकवाइज। तो I2 से लीड करता हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कहीं पे बनेगा, यहाँ पे। तो हमने ऐड करना है I2 R2 में। तो सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि I2 की डायरेक्शन से 90 डिग्री लीड लेना है, तो लीड मीन्स इधर इधर, क्योंकि I2 R2 की डायरेक्शन जो है वो सेम है I2 की डायरेक्शन से, है ना, सेम डायरेक्शन है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से 90 डिग्री एंगल लेंगे और ये ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इसको जस्ट ड्रॉ करेंगे यहाँ तक E2 तक। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, I2 X2, और इसको जस्ट थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, that will give you the value of E2. This is your secondary side phasor diagram. Now अब हमें पता है कि जैसे ही हमने लोड लगाया है तो एक एक्स्ट्रा करंट प्राइमरी में ड्रॉ होता है जो I1 होता है, that is given by phasor sum of I0 plus I2 dash। ये I2 dash जो होता है that is the extra current which is drawn from the supply। जैसे ही हम लोड लगाते हैं तो प्राइमरी से एक एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ होता है I2 डैश, और इसकी जो डायरेक्शन होती है डेट इज अपोजिट टू यूर I2। ये I2 डैश इज जस्ट अपोजिट टू यूर करंट I2, ठीक है। तो I2 के बिल्कुल अपोजिट करंट I2 डैश, और इन दोनों का फेजर सम I0 और I2 डैश का फेजर सम, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ I1। इन दोनों का फेजर सम हमें वैल्यू बताएगा I1 की, तो दिस विल गिव यू दी वैल्यू ऑफ I1। नाउ अब हमने प्राइमरी साइड की इक्वेशन की बात करें तो E1, यहाँ पे ये याद रखना है, ये E1 जो है बेसिकली इट इज़ ए माइनस E1। क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया एज पर लैंजिस लॉ इसकी जो डायरेक्शन होती है अपोजिट टू V1 है, इसलिए हमने यहाँ पे E1 को अपोजिट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब I1 की डायरेक्शन ये है, तो I1 R1 की डायरेक्शन क्या रहेगी, जिधर इसकी डायरेक्शन है I1 की, तो I1 R1 भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो हमने इसके पैरेलल में E1 में ऐड कर देना है एक फेजर, डेट इज I1 R1, और इसके 90 डिग्री पे हमारा बनेगा I1 X1। तो E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 X1, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V1, और V1 और I1 के बीच का एंगल जो रहेगा डेट इज यूर ∅1। सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट इंडक्टिव लोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट रेजिस्टिव लोड, ठीक है। अगेन देखते हैं कैसे बनेगा रेजिस्टिव लोड, कह लो या यूनिटी पावर फैक्टर। अगेन ध्यान से समझना, सबसे पहले वही फ्लक्स फाई विच इज़ टेकन एज ए रेफरेंस,
Okay, now E1, which is lags behind the flux by 90 degree, and E2, which is lags behind the flux again by 90 degree. Then draw minus E1, which is opposite to E1, and this is your no load current I0, which is lags behind this voltage by nearly 80 degree. Now draw V2. This is your V2, which is lags behind the E2 by some angle. Now as your load is resistive now, तो करंट I2 किधर रहेगा, जिधर हमारा V2 रहेगा, क्योंकि रेजिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो जिधर V2 है उसी डायरेक्शन में I2 रहेगा। अब हमने V2 में ऐड करना है I2 R2, तो I2 R2 किधर रहेगा, जिधर I2 की डायरेक्शन है, तो ये I2 की डायरेक्शन है, तो I2 R2 भी इसी डायरेक्शन में हम ऐड करेंगे, डेट इज I2 R2। और I2 X2 इस I2 से लीड करता है 90 डिग्री, इधर बनेगा, तो यानी कि इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ, तो यहाँ पे हम लेके आएंगे इसको, दिस विल गिव यू दी वैल्यू ऑफ E2, तो ये हो गया I2 X2। तो V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 X2 गिव यू दी वैल्यू ऑफ E2, क्योंकि E2 हमेशा 90 डिग्री लैग ही रहेगा फ्लक्स से। इसके बाद जो हमने ड्रॉ करना है डेट इज I2 डैश। I2 डैश क्या रहेगा, I2 से हमेशा लैग अपोजिट टू I2, तो I2 डैश क्या है, अपोजिट टू I2, जिधर I2 है उसके 180 डिग्री अपोजिट, और इन दोनों का फेजर एडिशन I0 और I2 डैश का फेजर एडिशन, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ I1, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इन द डायरेक्शन ऑफ I1, यहाँ पे हमने E1 में ऐड करना है I1 R1, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी डेट इज पैरेलल टू I1, पैरेलल टू I1 याद रखना है, क्योंकि इट इज़ I1 R1 क्या है, ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, और वो क्या आता है सेम डायरेक्शन में I1 के रहेगा, और यहाँ से वोल्टेज I1 X1 जो लीड करती हुई बनेगी इससे 90 डिग्री, डेट इज I1 X1, और इनका जो फेजर एडिशन आएगा दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ V1, दिस इज V1, so this will be phasor diagram of your transformer at resistive load, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द कैपेसिटिव लोड। तो कैपेसिटिव लोड में कैसे बनेगा ये देखते हैं हम। थर्ड हमारा लोड होता है, नेचर क्या है, कैपेसिटिव लोड, ओके। अगेन बिल्कुल सेम प्रोसीजर से चलेंगे हम, ठीक है, हम प्रोसीजर अपना चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम, क्योंकि हर बार आपको वही फेजर बनाने हैं। तो सबसे पहले फ्लक्स फाई, दिस इज आवर फ्लक्स फाई विच विल टेकन एज ए रेफरेंस। जैसे ही फ्लक्स फ्लो करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होंगे, और वो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है डेट इज लैग्स बिहाइंड दिस वोल्ट फ्लक्स, ईएमएफ जो होता है डेट इज लैग्स बिहाइंड दिस फ्लक्स बाय 90 डिग्री E1 E2, और जस्ट इसके अपोजिट हमने ड्रॉ कर लिया माइनस E1, और जो नो लोड करंट होता है डेट इज लैग्स बिहाइंड दिस वोल्टेज नियरली 70 to 80 डिग्री, तो वो हमने ड्रॉ कर दिया। और वोल्टेज V2 जो रहती है डेट इज ऑलवेज लैग्स बिहाइंड दिस E2 बाय सम एंगल, तो ये V2 बने। अब हमारा लोड है कैपेसिटिव, तो कैपेसिटिव लोड में जो करंट होगा, लोड करंट यानी कि I2, वो इस वोल्टेज से लीड करेगा। तो लीड मतलब हमने चलना है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर हम लीड करंट बनाने की कोशिश करें तो दिस इज योर I2 which is leads by this voltage by some angle phi 2। अब क्या करना है, हमने V2 में ऐड करना है I2 R2, तो जिस डायरेक्शन में I2 है, ये जो जिस डायरेक्शन में I2 है इसी डायरेक्शन में हमने I2 R2 को ऐड करना है। तो इसी डायरेक्शन में हम
I2 R2 ऐड करेंगे इसके पैरेलल में वेक्टर को लेके। ये रहा, जस्ट ए मिनट। तो हमने क्या करना है, ये बना दिया हमने I2 R2 इन दी पैरेलल ऑफ I2, और इसके 90 डिग्री पे हमारा बनेगा I2 X2। तो ये बन गया I2 X2। तो ये वोल्टेज जो मिली मेरे को, डेट इज योर E2। तो V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 X2 विल गेट वोल्टेज E2। नाउ इस लोड की वजह से जो एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ होता है प्राइमरी साइड में, डेट इज योर I2 डैश, और इन दोनों का फेजर एडिशन I2 डैश एंड I0, इन दोनों का फेजर एडिशन इज बेसिकली गिव यू द वैल्यू ऑफ I0 I1। इन दोनों का फेजर एडिशन करेंगे हम, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ I1। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। I0 और I2 का फेजर एडिशन इज I1। अब नाउ E1 में हमने ऐड करना है I1 R1 विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ I1। ये लाइन इसके पैरेलल में ही होनी चाहिए। जब भी आप ड्रॉ करने जाओगे ये लाइन इसके पैरेलल में, जैसे ये I2 R2 की लाइन है, ये I2 के पैरेलल में। क्यों? क्योंकि I2 R2 इज द ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड दैट इज इन द सेम एज डायरेक्शन ऑफ I2। तो हमने अगेन यहाँ पे I1 R1 इज द ड्रॉप अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, तो उसका जो डायरेक्शन है डेट इज सेम एज दैट ऑफ I1। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल में, और यहाँ से 90 डिग्री का जो ड्रॉप आएगा डेट इज I1 X1, दैट इज ड्यू टू द इंडक्टिव नेचर ऑफ योर वाइंडिंग। और इन दोनों तीनों का फेजर एडिशन E1 I1 R1 एंड I1 X1 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ V1, and this angle between V1 and I1 is the phi 1. So this is the phasor diagram of a transformer at different loads. तो हमेशा याद रखना है जब भी आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करने जाओ, सबसे पहले फ्लक्स को ड्रॉ करो, देन E1 E2 लैग करता हुआ। मैं जस्ट स्टेप बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को फ्लक्स को ड्रॉ करना है एज ए रेफरेंस, देन E1 एंड E2 को ड्रॉ करो विच इज़ लैग्स दिस फ्लक्स बाय 90 डिग्री। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप माइनस E1 को ड्रॉ करो जस्ट अपोजिट टू E1। उसके बाद आप फोर्थ स्टेप में क्या करो, V2 को ड्रॉ करो विच इज़ लैग्स E2 बाय सम एंगल। देन फिफ्थ स्टेप में आप लोग क्या ड्रॉ करोगे, V2 में ऐड करोगे I2 R2 एंड I2 X2 which should be meet at E2, which should be meet at E2, E2 पे ही मीट करने चाहिए। क्यों? E2 की डायरेक्शन नहीं आप चेंज कर सकते। देन सिक्स स्टेप में आपने क्या ड्रॉ करना है, I2 डैश विच इज़ अपोजिट टू 180 डिग्री अपोजिट टू I2। देन सेवन्थ स्टेप में आपने क्या करना है, I2 डैश एंड I0 को ऐड करना है विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ I1। एंड एट्थ स्टेप में आपने क्या करना है, माइनस E1 में ऐड करना है I1 R1 एंड I1 X1 which will you give you the value of V1. So these are the steps which you have to follow to draw the your phasor diagram. Thank you.